जो पहला चैप्टर है इंशाल्लाह आज उसका आखिरी टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हम जो मॉडल्स स्टडी करते हैं सेल के बारे में, तो ये उसका क्या होता है, जनरलाइज्ड मॉडल होता है। लेकिन ये चीज नहीं करे कि इस पूरे चैप्टर में आगाज से लेकर यानी सेल वॉल से लेकर कहां तक आखिरी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस तक, इस सारे में हमने सिर्फ यूकेरियोटिक सेल को डिस्कस किया, यानी एनिमल सेल ले लें, प्लांट सेल ले लें, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास या फंजाई, प्रोटिस्ट है, प्लांट, एनिमल, फंजाई वगैरह, इनको डिस्कस किया है। जनरली अगर देखा जाए सेल्स की तकसीम वो दो तरह के सेल्स हैं, किस चीज की बेस पर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, इसी तरह उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी बेस पर। यहां पर आप देखेंगे कि दो बार एक वर्ड यूज हुआ है, कैरियोट, कैरियोट। अब ये कैरियोट का वर्ड किससे निकला है? दिस इज फ्रॉम कैरियन, और कैरियन हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूक्लियस। यहां पर आपके सामने दो तरह के सेल्स हैं। एक मॉडल सेल का वो है जिसके अंदर तीन तरह के क्या है, तीन तरह के आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हैं। कौन कौन से? इसमें आ सकता है आर्किया, बैक्टीरिया, और वो के जिनको हम ब्लू ग्रीन अल्गी कहते हैं या सायानो बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन अल्गी। तो एक तरह का सेल वो है जिसमें ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। या अगर इसकी हम ग्रुपिंग करें तो जो लेटेस्ट क्या है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसके अंदर किंगडम से ऊपर का एक लेवल होता है जिसको सुपर किंगडम या डोमेन कहते हैं। तो यूं क्या हो गए, दो डोमेन हो गए, यानी ये जो सेल है इसके अंदर एक डोमेन किसका है, आर्किया का है, और दूसरा डोमेन जो है दैट इज ऑफ बैक्टीरिया। सो इन दोनों के दो डोमेन्स हो गए। अब इसको प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं? तो इसको प्रोकैरियोट इसलिए कहते हैं कि एक तो ये कि ये प्रो है यानी प्रिमिटिव सेल है, इब्तिदाई सेल है, सिंपल सेल है। दूसरा ये कि इसके अंदर कैरियन नहीं होता, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जैसे कि एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है किसके अंदर, यूकेरियोट्स के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज या दूसरी तरफ हम देखें तो वो सेल्स हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर या इसके अंदर या हमें फंजाई शो की है, तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स क्या है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सारे क्या है, न्यूक्लियाई हैं। तो ऑन द अदर हैंड ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और यूकेरियोट वो होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस क्या होगा, मौजूद होगा। अब आते हैं कि इन दोनों तरह के सेल्स में बड़े-बड़े डिफरेंसेस आपको किन-किन चीजों के अंदर मिलते हैं। पहले ये देखें कि जिस तरह वहां पर हमने बताया कि इसके अंदर किस तरह के या कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप्स आपको नजर आ सकते हैं, तो इसमें कौन से आएंगे? जैसे दो डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया के थे, इसी तरह ये पूरा एक डोमेन है, क्या है, यानी यूकेरियोट्स पर मुश्तमिल पूरा एक डोमेन है जिसको हम क्या कहते हैं, व्हिच इज रिगार्डेड एज डोमेन यूकेरिया। अब डोमेन यूकेरिया में क्या आ सकता है? डोमेन यूकेरिया के अंदर एक आ जाएगा एनिमल्स आ जाएंगे या एनिमल के सेल्स, दूसरे इसमें आ जाएंगे प्लांट्स, तीसरा ग्रुप इसमें आ जाएगा फंजाई का, और चौथा ग्रुप इसमें आ जाएगा किसका, प्रोटिस्ट्स का। तो अभी के प्रोटिस्ट के अंदर क्या है, प्रोटिस्ट के अंदर मिसाल के तौर पे आप ले लें जैसे स्पाइरोजाइरा ले लें, तो ये आता है किसके अंदर, ये आता है अल्गी के अंदर। किसके अंदर आता है, अल्गी। या क्लेमाइडोमोनास जो है इसको ले लें। इसी तरह आप कह लें कि अमीबा है, अमीबा, स्पाइरोजाइरा, क्लेमाइडोमोनास, तो ये क्या है, ये प्रोटिस्ट है। इस तरह स्पाइरोजाइरा प्रोटिस्ट है, इसी तरह क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो एक ग्रुप किसका हो गया, प्रोटिस्ट का, दूसरा ग्रुप फंजाई का, तीसरा ग्रुप हो गया प्लांट्स का, और चौथा ग्रुप हो गया एनिमल का। तो ये चार ग्रुप क्या है, ये चार ग्रुप चार किंगडम्स हैं। चार ग्रुप क्या हैं, चार किंगडम्स हैं किसके, डोमेन यूकेरिया के। किसके, डोमेन यूकेरिया। अब इससे आगे चलें, ये दो तरह के जो सेल्स आपके सामने मौजूद हैं, तो इन दो तरह के सेल्स के अंदर
बड़े बड़े डिफरेंसेस एक तो हो गया किसका, न्यूक्लियस का। राइट, न्यूक्लियस किसके अंदर, न्यूक्लियस डोमेन यूकेरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, डोमेन यूकेरिया में आपको मिलेगा मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप ऑफ क्या ऑर्गेनिज्म या सेल में इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में बुनियादी चीज क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बुनियादी चीज उसका डीएनए या हेरिडिटरी मटेरियल है। तो वो डीएनए सारे का सारा एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होगा, सारे का सारा एक मेम्ब्रेन में क्या होगा, बंद होगा। जबकि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर ये कि दे लैक न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरा ये कि डीएनए इज सबमर्ज्ड या सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। यहां पर ये बात आप नोट करें कि इसका जो डीएनए है, जैसे कि डायग्राम के अंदर हमने दिया है, ये क्या है, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरीके से क्या है, पड़ा हुआ है, सस्पेंडेड है। जबकि यूकेरियोट में होता यह है कि उसका जो डीएनए है वो क्या है, उसका डीएनए उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन एक क्रोमैटिक नेटवर्क बनाता है, वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर के अंदर होता है, यानी वो पड़ा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर। फिर इसके बाद अगर बात करें इसके बाहर की जो लेयर्स है, ठीक है, सेल वॉल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो डोमेन यूकेरिया के जितने सेल्स या ऑर्गेनिज्म हैं, इसके अंदर आपको सेल वॉल मिलेगा। और ये सेल वॉल मिसाल के तौर पे फंजाई में किसका हो सकता है, तो फंजाई के अंदर कार्टिक का सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल का जो चीफ कंपोनेंट है दैट इज सेलुलोज, उसके साथ हेमी सेलुलोज दीगर चीजें भी आ सकती हैं। एनिमल सेल्स के अंदर या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं होता। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो कि आपको किसके अंदर मिलेगा, हर तरह के सेल में मिलेगा। यानी चार चीजें रिपीटेडली हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, न्यूक्लियोइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर क्या शामिल होता है, उसका डीएनए और उसके साथ राइबोसोम्स। तो ये चार चीजें आपको यूनिवर्सल है, हर सेल के अंदर मिलेगी। जैसे इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर भी डीएनए या न्यूक्लियोइड, उसके अंदर भी डीएनए या न्यूक्लियोइड, इसका भी साइटोसोल है, इसका भी साइटोसोल है, इसके अंदर भी राइबोसोम है और इसके अंदर भी राइबोसोम मौजूद है। तो ये चार जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स हैं। अलबत्ता ये कि इसकी कंपोजिशन में फर्क हो सकता है। तो अब मिसाल के तौर पे सेल वॉल्स अगर बात करें तो यूकेरियोट्स में उसका सेल वॉल आता है फंजाई में काइटिन और सेलुलोज की शक्ल में। और ऑन द अदर हैंड अगर प्रोकैरियोट की हम बात करें तो प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल है वो बिल्कुल यकसा है, मुख्तलिफ है। यानी उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड के साथ शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड से, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड और शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स के दरमियान क्या है, इसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। यानी पॉलीसैकेराइड के लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम ग्लाइकान का वर्ड यूज करते हैं। किसका वर्ड यूज करते हैं? और अमाइनो एसिड्स आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स के लिए हम पेप्टाइड या पेप्टिडो का वर्ड यूज करेंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ दें कि प्रोकैरियोट का सेल वॉल बनता है किससे, वो बना हुआ है पेप्टिडो ग्लाइकान से। किससे? पेप्टिडो ग्लाइकान। और पेप्टिडो ग्लाइकान जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं किसका, म्यूरिन का वर्ड यूज करते हैं। किसका वर्ड यूज करते हैं? म्यूरिन। अलबत्ता ये ध्यान रखें कि अगर आप आर्किया को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो एक आप एडिशन कर लें सूडोब्यूरिन का। किसका?
सूडोम्यूरिन का इजाफा कर दें। यानी ये जो ग्लाइकान पार्ट है कार्बोहाइड्रेट वाला, इसमें फर्क होता है किसके मेम्ब्रेन में, सॉरी सेल वॉल में। आर्किया और बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है उसके अंदर क्या है, फर्क है, और कुछ फर्क होंगे अमाइनो एसिड्स के अंदर। यानी ये जो बैक्टीरिया है इसका ग्लाइकान पार्ट होता है N-एसिटाइलम्यूरेनिक एसिड, और जो आर्किया होता है उसका ग्लाइकान पार्ट होता है N-एसिटाइल टेरेसोन्यूरोनिक एसिड। तो अब ये जो फर्क है ग्लाइकान का, उसकी वजह से म्यूरिन और सूडोम्यूरिन हो गया। उससे आगे चलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यूकेरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी तरफ जाने से पहले हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर को ले लेते हैं जो कि राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स अगर देखें, वो राइबोसोम के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है 80S और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका राइबोसोम होता है 70S। और इसी तरह इन दोनों के सब यूनिट्स के अंदर भी फर्क है, यानी 60S और 40S के सब यूनिट्स और 50S और 30S के सब यूनिट्स। ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में, और चूंकि वहां पर न्यूक्लियस नहीं है इसीलिए ये इसकी सिंथेसिस होगी उसके साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर। अब इससे आगे चलने से पहले एक एग्जांपल जो है उससे दोनों तरह के सेल्स को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक बड़ा डिफरेंस कंपार्टमेंटलाइजेशन का है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट हम एक छोटे खाने को कह रहे हैं, लेकिन महज कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन के साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी है। अब दो तरह की फैक्ट्रीज जो है आप उसको ध्यान में रखें। एक फैक्ट्री वो है जो कि आप मिसाल के तौर पे इस क्लासरूम जितनी जगह के अंदर है। अगर बिजली के लिए जनरेटर चाहिए वो भी यहां पर मौजूद है। अगर पानी के लिए कोई सिस्टम करना है तो पानी का टैंक और पानी के लिए पाइप या बोर वगैरह वो भी यहां पर मौजूद है। अगर फैक्ट्री के अंदर कोई चीज बन रही है तो उसकी मशीन भी यहां पर लगी हुई है। उसकी अगर पैकिंग करनी है वो पैकिंग वाली मशीन भी इसी कमरे के अंदर लगी हुई है। और उसको अगर फिनिश करके ट्रांसपोर्ट करना है, लेकर जाना है, तो उसके लिए कोई गाड़ी वगैरह जो है वो भी इसी कमरे के अंदर खड़ी है, और जितने मजदूर हैं वो सब इस कमरे के अंदर ही काम कर रहे हैं। ये एग्जांपल हो गई किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। दूसरी तरफ एक बड़ी फैक्ट्री है, उस बड़ी फैक्ट्री के अंदर जनरेटर वगैरह, बिजली, पावर हाउस अलग से मौजूद है। इसी तरह उस बड़ी फैक्ट्री के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है जहां पर मैनेजर है, दीगर डायरेक्टर वगैरह लोग बैठे हुए हैं, वो किसी और जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन यूनिट अलग खाने या कमरों के अंदर है। प्रोडक्शन यूनिट के बाद पैकेज करने वाले, यानी जो सामान को तैयार करके डब्बों में बंद कर रहे हैं, वो किसी और जगह पर बैठे हुए हैं। इसी तरह फैक्ट्री का अपना स्ट्रक्चर या फैक्ट्री की मेंटेनेंस का यूनिट जो है वो अलग जगह पर मौजूद है। हर जगह पर अलग अलग कमरा, हर सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हर तरह के काम के लिए एक एक कंपार्टमेंट मौजूद है, एक खाना मौजूद है। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है जो कि आपको बड़ी फैक्ट्री के अंदर नजर आता है और हर शख्स में उसका काम तकसीम है, दिस इज यूकेरियोटिक सेल। ये क्या है? यूकेरियोटिक सेल है जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन भी है और हर शख्स का अपना एक स्पेसिफिक काम जो है वो भी आपको नजर आता है। तो आप यूं समझिए कि ये क्या है जो आप कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी दूसरी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमारे मुल्क के बहुत सारे जो नौजवान हैं या इवन बड़ी उम्र के लोग, वो बाहर मुल्कों में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उनके पास रहने की जो जगह है वो कम होती है, और उस रहने की जगह जो कम है तो उसकी वजह कि वहां के जो किराए वगैरह हैं वो ज्यादा है। तो एक कमरा होता है, उस एक कमरे के अंदर उनका वॉशरूम भी है, वहां पर उनका किचन भी है, वहां पर कपड़े वगैरह की धुलाई जो है वो भी करेंगे, इस्त्री भी वहां पर करेंगे, बैठेंगे भी, वो उनका टीवी लाउंज भी है, समझ आ गई है, और सोने की जगह भी वही है। इसके मुकाबले में एक पूरा घर है, और पूरा घर क्या है? पूरे घर में सोने का कमरा अलग है, मेहमानों को बैठाने का कमरा अलग है, किचन अलग है, वॉशरूम अलग है, कपड़े इस्त्री वगैरह करने की, कपड़े धोने की जगह क्या है? अलग है, गाड़ी के लिए अलग से जगह मौजूद है, बैठने का कमरा या टीवी देखने का कमरा वो अलग है। तो एक तरफ ये स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक अलग अलग कंपार्टमेंट मौजूद है, कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको नजर आ रही है। दूसरी तरफ वो है जो एक ही कमरा सब कुछ है। सो वो एक कमरा जिसके अंदर सब कुछ है, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल।
और वो जगह जहां पर हर एक सेक्शन अलग है, हर एक कंपार्टमेंट अलग है, तो दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब इस कंपार्टमेंटलाइजेशन जो कि आपको नजर आती है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, इसकी बुनियाद पर क्या है, इस कंपार्टमेंटलाइजेशन की बुनियाद पर आपको एक पूरा ऑर्गेनेलीज जो है उसका एक नेटवर्क नजर आएगा, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा गौर से देखिए, फर्स्ट करें हम माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। इसी तरह अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपके लिए एनर्जी सिंथेसिस और इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी सिंथेसिस कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, इनका काम क्या है, सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, वेसिकल और वैक्यूल्स जो है इनमें से हर तरह का वेसिकल मौजूद है। इसका काम हो सकता है ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ये सिक्रीशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे लाइसोसोम है, इम्यूनिटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी यूज होते हैं, स्टोरेज के लिए भी यूज होते हैं, जैसे वैक्यूल वाटर को स्टोर करता है। साइटोस्केलेटन का काम क्या है, सपोर्ट। अब इन सारी चीजों को आप अपने ज़हन में रखते हैं। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी सिंथेसिस करनी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अलग से ऑर्गेनेली है, अलग से कंपार्टमेंट है, लेकिन ये कंपार्टमेंट आपको यहां प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। अब इसका मुतबादिल मौजूद है, इसका मुतबादिल मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, मीजोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इसका इनफोल्ड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या है, इनफोल्ड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड के अंदर क्या मौजूद है, एटीपी सिंथेसिस मौजूद है। तो वो एटीपी सिंथेसिस क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि फोटोसिस्टम्स हैं, क्या है, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम होते हैं क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, या आप कह रहे हैं कि जो वो सिस्टम या वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिस्टम होते हैं, यहां पर फोटोसिस्टम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाला स्ट्रक्चर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, वहां पर उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनेली था। इधर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वेसिकल वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे, उसका कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह साइटोस्केलेटन जो है वो यहां पर नहीं है। अच्छा, उससे आगे चलें। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहां पर फंजाई बनाया या अमीबा बनाया या क्लेमाइडोमोनास ले लें। अब क्लेमाइडोमोनास को अगर देखें तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला किससे बना हुआ है, ये फ्लैजिला बना है 9+2 की अरेंजमेंट से, और ये जो 9+2 की अरेंजमेंट है ये किसकी है, दिस इज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये किसकी अरेंजमेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है। यही फ्लैजिला की अरेंजमेंट हर यूकैरियोटिक सेल जिसके पास फ्लैजिला है उसमें यही अरेंजमेंट होगी। इसके मुकाबले में यहां पर भी फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला की कंपोजिशन क्या है, ये फ्लैजिलिन से बना है और इसके अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, इसके अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। फिर ये कि ये जो फ्लैजिला है
तो ये बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट करता है जैसे एटीपी सिंथेज मूव करता है, या आप कह लें कि ये रोटेशंस करता है। क्या करता है? रोटेशंस। और उन रोटेशंस के जरिए ये 1 सेकंड में इतना ज्यादा फासला तय कर सकता है जितना कि इस प्रोकैरियोटिक सेल का साइज है उससे 70 गुना, यानी अपने साइज से 70 गुना ज्यादा का फासला वो तय कर सकता है इन फ्लैजिलरी मूवमेंट्स के जरिए से। तो ये बड़ा फर्क हो गया फ्लैजिला की कंपोजिशन और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड एज पिलाई। और पिलाई के साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिएट। तो पिलाई और फिब्रिएट जो है ये एक्सटेंशन है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसके एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। पिलाई का काम ये होता है कि इसके जरिए से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये अटैचमेंट करता है सरफेसेस के साथ। तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, लेकिन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, व्हिच वी कॉल्ड एज लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। ये लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर स्लाइम या कैप्सूल बनाता है। स्लाइम बनाता है या कैप्सूल बनाता है। कैप्सूल भी स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से भी बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सरफेसेस के साथ चिपकता है। और स्लाइम जो है ये लूजली अटैच होता है। तो स्लाइम का फायदा ये होता है कि बैक्टीरिया के खिलाफ जब इम्यून सिस्टम के यानी हमारे जिस्म का जो दिफा है, डिफेंस सिस्टम के सेल्स आते हैं, तो ये उसके पकड़ में नहीं आता बल्कि उससे स्लिप होकर निकल जाता है, आगे चला जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट का सेल बहुत छोटा होता है। प्रोकैरियोट का सेल क्या होता है? छोटा होता है। यानी प्रोकैरियोट सेल का अगर आप डायमीटर ले लें तो इसका डायमीटर वेरी करता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। कितना? 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। इसके मुकाबले में यूकेरियोटिक सेल का अगर आप डायमीटर ले लें तो वो क्या है, दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सेल बहुत बड़ा है और वो सेल इसके मुकाबले में बहुत क्या है, छोटा है। इन सारे जो डिफरेंसेस हैं उसके साथ ये चीज भी नोट कर लें कि जो यूकेरियोट्स हैं, तो यूकेरियोट्स में प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, यानी प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ग्लूकोज दीगर चीजें बनाते हैं, और इन्हीं को बाकी जानदार क्या करते हैं, इनसे अपनी खुराक लेते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है, बाकी क्या है, कंज्यूमर्स हैं, राइट। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी ये जो सायानोबैक्टीरिया आप देखते हैं ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं, इसके अलावा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं एयर के अंदर। बैक्टीरिया की एक बहुत छोटी तादाद वो जरासीम पर मुश्तमिल है, उसके अलावा जितने बैक्टीरिया हैं वो फायदेमंद हैं। यानी इवन हमारे बॉडी के अंदर जो क्या है, इवन हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है तो उसकी तादाद हमारे जिस्म के अपने सेल से 10 गुना ज्यादा है। हमारे जिस्म के अपने सेल से कितने हैं, लेकिन चूंकि वो सेल बहुत छोटे हैं इसलिए यानी इतने नोटिसेबल नहीं है, इतने वाज़ेह तरीके से हम उसको नहीं देख सकते या नोट नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया की एक छोटी मिकदार या तादाद वो क्या है, अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर पैथोजेन। तो बैक्टीरिया के अंदर सेप्रोफाइट भी है, बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन जो है या आप कह लें कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाने वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो भी आपको मिलेंगे, और इसी तरीके से इसके अंदर पैथोजेन भी मिलते हैं। उससे आगे चलें, यूकेरियोटिक सेल के अंदर जब डिवीजन होती है तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे वो माइटोसिस एंड मियोसिस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और इसी तरह ये क्या शो करते हैं, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमीट्स। यानी यूकेरियोट्स की जो डिवीजन है उसको हम माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं।
जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डिवीजन है वो बाइनरी फिजन के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? बाइनरी फिजन, जो कि किससे बिल्कुल मुख्तलिफ है? माइटोसिस और मियोसिस से बिल्कुल एक मुख्तलिफ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इसी तरह इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन के जरिए। अगर जीन के लेवल पर डिस्कस करें, जीनोमिक लेवल पर चले जाएं या एंजाइम्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। इसी तरह यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन होते हैं उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स अलग अलग से होंगे। यहां पर इंट्रॉन और एक्सॉन का कोई कांसेप्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह यहां पर एक जीन से एक प्रोटीन बनता है। बैक्टीरिया के अंदर ये होता है कि वहां पर एक जीन नहीं होता बल्कि कई जीन्स इकट्ठे होते हैं, और कई जीन्स जब इकट्ठे होते हैं तो उससे एक से ज्यादा प्रोटीन बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेरॉन। तो अगला बड़ा डिफरेंस यानी यहां पर क्या है? इनमें आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, और इसके अंदर ओनली क्या है? दो इंट्रॉन एंड एक्सॉन, यानी ओनली एक्सॉन है। या सारे का सारा क्या है? एक्सॉन, वो आपको मिलेगा। इसी तरह जो अगली चीज हमने कहा कि यहां पर आपको क्या मिलते हैं? यहां पर आपको जीन्स मिलेंगे, और इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे? जीन्स plus operons. So these are major differences between the eukaryotic cell and the prokaryotic cell. यानी आर्किटेक्चर, न्यूक्लियस, कंपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर जो सेल्स की तकसीम है वो दो तरह के सेल्स की है।